Hello guys, welcome to our channel part 5 Reborn 1 Extra Chance. Chapter 41। तो मैं आपका वेट क्यों करूं? वहां बैठे सबको इसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो तब ही आ गया था जब उन्होंने उनके बॉडीगार्ड्स के हाथों में शगुन के थाल देखे और उनका अंदाजा सही रहा। जवाब वही आया जिसका अंदाजा उन लोगों ने पहले लगाया था। जहां सारिका के मन में लड्डू फूट रहे थे तो वही आदित्य जी और सारांश जी को टेंशन हो रही थी। वही अथर्व, अयान और नील का ध्यान निर्वाण पर था, जिसके चेहरे के हाव भाव कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे। भार्गव परिवार अच्छे से समझ चुका था कि यह रिश्ता किसके लिए आया होगा, मगर वो निराली के लिए एक प्ले बॉय नहीं चुन सकते थे। और यही कारण था जब ओरिजिनल नोवेल में निराली और तंश की शादी तय हो गई थी, मगर इस बार निराली वहां से निकल गई क्योंकि वो जानती थी कि ये रिश्ता पार्टी के अगले दिन आया था और तब निराली भी तंश को पसंद करती थी मगर तंश नहीं। तब ये पारिवारिक संबंध था, मगर अब निराली को वो पसंद नहीं था। मगर इससे पहले कोई कुछ बोलता तब तक सारिका हाथों में चाय का ट्रे लेकर सबको चाय देने आ गई। कैलाश जी, बच्ची तो काफी संस्कारी है। उनकी बात सुन अब सब क्या बोले किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गीतांजलि जी, जी। सौम्या जी, तो बच्ची से भी पूछ लेते हैं, या फिर वक्त चाहिए हो तो वह भी बता सकती है। क्यों बच्चा पसंद है हमारा तंश आपको? सारिका, जैसा बड़े चाहे वैसा ही होगा। उसकी बात काफी बनावटी लग रही थी लेकिन सब समझ गए थे कि उसे तंश पसंद था। इस पर सिर्फ और सिर्फ सरस्वती जी को डाउट था और बढ़ गया क्योंकि जिस लड़की की तंश बात कर रहा था उसने उसे रिजेक्ट किया था और बेइज्जत भी। लेकिन ये लड़की तो शादी के लिए झट से मान गई थी। लेकिन सोचने वाली बात थी कि अगर वो ये लड़की नहीं थी तो भार्गव जाके यहाँ कर क्या रही है। यही सोचकर उन्होंने खुद को शांत रखा हुआ था। वही कैलाश जी और सौम्या जी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि पार्टी में क्या हुआ था, इसलिए उन्हें सारिका के हाँ पर बहुत खुशी हुई। उसकी बात सुनकर जहां सूर्यवंशी जी की टेंशन कम हो गई, वही भार्गवज को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सारिका ने एकदम से सबको किनारे पे लाकर खड़ा कर दिया था। गीतांजलि जी का तो मन कर कि कह दे सबसे कि वह भार्गव उसकी कुछ नहीं लगती और जो करना हो आप इसके साथ कर सकते हैं, मगर वह ऐसा नहीं कह सकती थी। गीतांजलि जी, क्या आप सारिका से अपने पोते तंश की शादी करना चाहते हैं? कैलाश जी, ये कैसी बातें कर रही है गीतांजलि भाभी, हमने कहा तो सही हमें यही चाहिए। ऐसा समझ लीजिए कि बचपन में जब आपके परिवार ने हमें वह वादा किया था कि जब हम चाहे वह आप कोई भी एक चीज़ जो आपके पास में होंगे वह देंगे, शायद अब यह वक्त वही है। उनकी बातें पूरी होती उससे पहले सरस्वती जी, जो उनकी बहू थी, रोकते हुए कुछ कहना चाहती थी। सरस्वती जी, वह मगर। सौम्या जी, सरस्वती कैसी बात कर रही हो, बड़ों के बीच में नहीं बोला करते, भूल गई हो क्या? सरस्वती जी, माफ करना माँ, वो गलती से हो गया। उन्हें अच्छी से तो याद नहीं था, लेकिन जिस लड़की से तंश शादी करना चाहता था इसका नाम स से नहीं न से शुरू होता था। सौम्या जी, जी हाँ, हम यही चाहते हैं। हमारे पोते से भी हमारी बात हो चुकी है, तो आप हाँ कर दे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी पोती को भी कोई ऐतराज होगा। विश्वनाथ जी एक बार गीतांजलि की जी की तरफ देखते हैं और फिर सर हाँ में हिलाते हैं। विश्वनाथ जी, ठीक है फिर, जैसे आप लोग चाहे वैसे भी। वो तो सुना ही होगा कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। उनकी बात पर रॉय परिवार हंसने लगता है तो वही भार्गव परिवार भी मुस्कुरा देता है। तो वही सूर्यवंशीस को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था जब से बात सारिका को लेकर हो रही थी, ना कि भार्गव खानदान की पोती, राजकुमारी या बेटी, कुल मिलाकर कहा जाए तो निराली के बारे में नहीं हो रही थी, इसीलिए वह रिलैक्स थे। सौम्या जी, अब जब रिश्ता पक्का ही हो गया है तो क्यों ना शगुन कर दिया जाए? काशवी जी, जी जी बिल्कुल। काशवी जी को तो ये सब जो इतनी जल्दबाजी में हो रहा था वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर जो उनकी सास बोल रही है वो कर रही थी। उनकी बात सुनकर सरस्वती जी सारिका को खानदानी कंगन पहनती है और टीका लगाकर वो थाले देती है। ऐसे ही एक एक कर कुमकुम लगाकर सारी थाले सारिका को भेंट के रूप में दे जाती है। वही सूर्यवंशी सोच रहे थे कि अच्छा हुआ निराली यहाँ पर नहीं है। वही भार्गव ज को समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वह सही था या नहीं। तो वही रॉय फैमिली और सारिका बहुत ज़्यादा खुश थे। कुछ देर बाद रॉय फैमिली सबसे विदा लेकर भार्गव मैंशन से चले जाते हैं। एक एक कर सूर्यवंशीज भी चले जाते हैं और उनके जाने के बाद थोड़ी देर में भार्गव परिवार में भी सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं।
वही सारिका संजना को साथ लेकर शॉपिंग के लिए जाने का प्लान बनाती है। वो फ़ोन करती मगर संजना उठाती नहीं है, इसलिए सारिका उसके घर जाने के लिए निकल जाती है। वही दूसरी तरफ टैक्स ऑफ डेको के ऑफिस में विशाखा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रही थी। ये प्रोजेक्ट 4 डिफरेंट पार्टीज और 2 देशों के बीच था, लेकिन अभी तक एक पार्टी पहुंची ही नहीं थी, जिस पर शुरुआत में सब लोग कंप्लेन कर रहे थे। मगर जब विशाखा ने बिना उनका वेट किए ही मीटिंग स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि कैसे कुछ वक्त देरी से आने की वजह से उन्हें प्रोजेक्ट से निकाला जा सकता है। विशाखा ने भी कड़े लहजे में कह दिया कि उसके पास वक्त नहीं है किसी के ऊपर बर्बाद करने के लिए, अगर आप लोग के पास है तो आप यहाँ से शौक से जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर सब शांत हो गए और कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। विशाखा, तो ठीक है, आप सब वक्त की कदर करना जानते हैं, इसलिए मीटिंग आगे बढ़ाई जाए। और इसी तरह मीटिंग आगे बढ़ा दी जाती है। तभी कुछ लोग मीटिंग रूम में इंटर करते हैं और जब देखते हैं कि मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है तो उनके लीडर को गुस्सा आता है। लीडर, सीईओ, क्या आप सब कुछ वक्त के लिए भी इंतजार नहीं कर सकते थे? विशाखा उस इंसान की तरफ मुड़कर देखती है और उसे घूरने लगती है तो वो इंसान थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। विशाखा, क्या आप मेरी डेट है? सीईओ पटेल, जी। विशाखा, मैंने पूछा क्या आप मेरी डेट है? सीईओ पटेल, जी नहीं। विशाखा, तो फिर मैं आपका वेट क्यों करूं? उसकी बात सुनकर सब ना चाहते हुए भी हंसने लगते हैं। क्या लगता है क्या होगा, इस रिश्ता किसके साथ पक्का हुआ है ये जब तंज को पता चलेगी? क्या होगा जब सारिका को पता चलेगा कि असल में रिश्ता किसके लिए भिजवाया है और किसकी लगने वाली है वोट जो विशाखा से भिड़ने आया है? चैप्टर 42, आई सेड गेट लॉस्ट। सीईओ पटेल, ये आप किस तरह से बात कर रही है मिस विशाखा? यहाँ सब लोग अपनी अपनी कंपनी के सीईओ है पर आप सिर्फ कंपनी वाइस प्रेसिडेंट है। आप तो उस कंपनी को अपनी भी नहीं कह सकती, तो ऐसे मौके पर जब आपकी कंपनी की सीईओ को यहाँ मौजूद होना चाहिए तो वो यहाँ नहीं है और आप इस तरह से कंपनी में आए लोगों के साथ पेश आते हो। यहाँ तक आपको तमीज से बात तक नहीं करनी आती। इस बारे में जब कंपनी के सीईओ पता चलेगा तब आपके लिए अच्छा थोड़ी होगा। उसे घूरते हुए कब से उसकी बकवास सुन रही विशाखा अचानक से हंसने लगी। ये देखकर पटेल को धक्का लगा। वही बाकी 3 पार्टियां नॉर्मल थी, उन्हें इस कंपनी के साथ काम करने आदत थी। वो जानते थे कि बिना किसी महत्वपूर्ण विषय के वो सीईओ से नहीं मिल सकते और वो विशाखा की काबिलियत, पहुंच और पॉवर को अच्छे से पहचानते थे। विशाखा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमें इस अद्भुत ज्ञान से अवगत कराने के लिए धन्यवाद। मगर हम जानना चाहेंगे कि वक्त की कदर कैसे की जाती है। इसकी कोई कक्षा आप हमसे लेना पसंद करेंगे? और अगर हाँ तो हमें ये बताते हुए खेद है कि ऐसी कोई कक्षा का आयोजन हमारे यहाँ है ही नहीं, लेकिन आपकी निजी आवश्यकता को देखते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम ये प्रबंध कर सके। अभी के लिए आप यहाँ से जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी तमीज और तहजीब पसंद आई होगी। उसकी बात सुन पटेल विशाखा मुंह देखता रह गया। विशाखा एकदम सही उच्चारण के साथ शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रही थी पर उसकी आवाज में अलग ही अथॉरिटी थी। बाकी सबका तो जोर जोर से हंसने का मन हो रहा था मगर वो विशाखा के सामने कोई गलती नहीं करना चाहते थे। पटेल, विशाखा, हम भी इस प्रोजेक्ट, लोग समझ रहे थे कि वो भी शुद्ध हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा था मगर उससे हो नहीं पा रहा था, का हिस्सा है और आप हमें अपने बॉस के परमिशन के बिना नहीं निकाल सकती। विशाखा, अरे महोदय, हम तो डर गए, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब विशाखा ने इतने भोलेपन से कहा था कि पटेल ने सच में विश्वास कर लिया था। आखिर हर कोई अपने बॉस से डरता है मगर उसे क्या पता था कि वो तो उसकी डीबो थी, मतलब डियर बॉस। पटेल, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उसकी बात सुनकर विशाखा फिर से हंसने लगी। अब इस बार बाकी सबके साथ पटेल को भी डर लग गया। विशाखा, बिना बुद्धि के प्राणी, हमारी मल्लिका यानी अध्यक्षिका इस बात से अच्छे से परिचित है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं। उसके लिए आपकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा है तो कृपया हमें बताएं, आपके लिए अनुवादन भी प्रस्तुत है। आई सेड गेट लॉस्ट। उसकी आवाज़ इस बार बहुत कोल्ड थी, इसलिए पटेल ने बिना कुछ बोले रूम छोड़ दिया। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो गई। तभी एक कंपनी की सीईओ थोड़ा आगे खड़ी हो जाती है। वही उसके पीछे 2 मेल सीईओ थे। वही पीछे वाले 2 सीईओ उस महिला को कुछ इशारा कर रहे थे। वही वो महिला हिचकिचा रही थी। वही बात विशाखा ने नोटिस कर ली। विशाखा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जागृति,
जागृति, वो वाइस प्रेसिडेंट विशाखा, हम अब 4 नहीं सिर्फ 3 पार्टीज है तो। इतना कहकर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन विशाखा उसकी बात समझ गई। विशाखा, हम डोंट वरी, कल ही नई पार्टी ज्वाइन हो जाएगी, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है और ना वो पटेल हमारे खिलाफ कोई खेल खेल पाएगा। उसकी बात सुनकर उन तीनों सीईओ के चेहरे पर राहत नजर आने लगी। उन्हें विशाखा और टेक्स्ट ऑफ डेको पर पूरा भरोसा था। उनके जाने के बाद विशाखा की असिस्टेंट उसे देखने लगती है। विशाखा, क्या कुछ कहना चाहती हो समृद्धि? समृद्धि, वो मैम, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि जब आपके पास उसे यहाँ से बाहर फेंकने की पावर पहले से है तो आपने पहले ही उन्हें बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? उसकी बात पर विशाखा मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराते देख समृद्धि चिढ़ गई। उसे चिढ़ा देखकर फाइनली विशाखा ने मुस्कुराना बंद कर दिया। विशाखा, सच तो ये है कि आज की तारीख में हमारे पास ये सारी पावर है और हम ऐसा कर भी सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मगर इस तरह से काम करने से हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। भले ही वो अभी ना हो, लेकिन इसका हमारे भविष्य पर इसका असर जरूर दिखेगा। अगर हम लोगों को बिना गलत शब्द इस्तेमाल किए, बिना अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किए उनको उनकी सही जगह दिखा सके और बाकियों को सही रास्ता, तो हमें धैर्य से हमें वही काम करना चाहिए। अब इस ऑफिस में फिर से कोई भी यही गलती नहीं दोहराइएगा। उसकी बात सुनकर समृद्धि इम्प्रेस हो गई। समृद्धि, तो क्या इसलिए इस कंपनी में आज तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ, किसी ने कंपनी को धोखा नहीं दिया? विशाखा, वो कोई दे भी नहीं सकता, हमारे बॉस की नज़रें नहीं और कैमरा भी नहीं, स्कैनर है स्कैनर, उनकी बाज जैसी नज़रों से कुछ भी नहीं बच सकता। अब बस हाँ, बातें बहुत हो गई, अब काम पर ध्यान दो। इतना कहकर वो पटेल की जगह किसी और अरेंज करने काम में लग गई। कुछ 15 मिनट 17 सेकंड के बाद विशाखा सब कुछ अरेंज कर चुकी थी। समृद्धि, मैम लंच का टाइम हो गया है, आपके लिए लंच ऑर्डर कर लूँ? विशाखा, डोंट वरी, मैं सीईओ के ऑफिस जा रही हूँ ये सब रिपोर्ट करने, वही लंच कर लूंगी। चैप्टर 43, जंगल में मंगल। आराम से शादी करना। अब तक हमने देखा कैसे एक मीटिंग के दौरान विशाखा को मिस्टर पटेल को हैंडल करना पड़ा, उसके बाद वो वहां से निराली के ऑफिस के लिए निकल गई। अब आगे वही दूसरी तरफ सारिका संजना के घर पहुंच चुकी थी। संजना कॉलेज के पास ही रेंट पर लिए एक 1 BHK फ्लैट में रहती थी। जब सारिका वहां पहुंची और फ्लैट के दरवाजे पर नॉक करने लगी, क्योंकि वहां डोर बेल खराब हो चुकी थी, थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और जैसे ही संजना ने दरवाजे पर सारिका को देखा, उसके मुंह पर फिर से दरवाजा बंद कर किया। सारिका, संजना, ये तुम क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो यार, जो हो गया सो हो गया ना यार, प्लीज छोड़ो ना उन बातों को, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है, प्लीज बाहर आ जाओ। उसके बहुत देर बजने पर भी अब तक संजना ने दरवाजा नहीं खोला था, पर जब सारिका वहां से नहीं गई तो आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के वजह से संजना ने मजबूरन दरवाजा खोल दिया। जैसे ही संजना ने दरवाजा खोला, सारिका उसे साइड में हटाकर अंदर घुस गई, इस डर से कि कहीं वो फिर से दरवाजा बंद ना कर ले। सारिका, प्लीज माफ कर देना यार, वैसे भी उस क्लब में अकेले नहीं गई थी। संजना, हाँ वो मैं थी, मुझे किसी के खिलाफ प्लानिंग करनी थी, वो मैं थी जिसके घर वालों ने उसे घर से कहीं बाहर जाने के लिए मना किया था। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कल रात के बाद कितने बड़े झमेले में फंस गए हैं? फ्लैशबैक, कल शाम जेल से छूटने के बाद वो लोग अपने अड़े से गाड़ियां और जरूरत का सामान लेकर अपने साथ सारिका और संजना को भी जंगल ले गए थे। उसके बाद वहां उन्होंने अच्छे से कैंप लगाया, अपने साथ लाया, ऑर्डर्स फूड खाया। जब संजना ने अपना खाना खत्म कर सारिका की तरफ बढ़ रही थी तो एक केतकी की बाजू में बैठी लड़की ने उसे रोक लिया और सोने के लिए जगह बताने का बोलने लगी। इतने वक्त में संजना पूरी तरह से भूल चुकी थी कि वो किस तरह के ग्रुप में है और यही हाल सारिका का था। तो संजना भी बिना ज्यादा सोचे उसके पीछे चली जाती हैं। जब वो अंदर जाती हैं तो पीछे से वो लड़की कैंप की जिप लॉक कर उसमें एक छोटा सा लॉक लगा देती हैं। वही जब अंदर पहुंचती है तो उसे एक कोने में एक लड़का और लड़की आपस में किस करते हुए दिखते हैं। ये तो कैंपिंग में कपल्स के बीच नॉर्मल होता है, इसलिए वो ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें प्राइवेसी देने के लिए पलटने ही वाली होती है कि उसे दूसरे कोने से भी कुछ आवाजें आती हैं। तो वो देखती है कि एक कोने में 2 लड़के थे, एक दूसरे के गोद में शर्टलेस बैठा था। ये देखकर उसे कल पुलिस स्टेशन की याद आ गई। सारिका के साथ आने पर पछतावा हो रहा था। तभी वो लड़की पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेती है। संजना कुछ कहती उससे पहले उसके हाथ सारिका के शॉर्ट स्कर्ट के अंदर थाइस पर थे, जिससे संजना अड़खड़ा रही थी। संजना,
ये क्या कर रही हो? वो लड़की, तुम्हें एंजॉय करा रही हूँ बेबी, और अगर तुम ऐसे एंजॉय नहीं करना चाहती हो तो बता दो। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सेक्सी साउंड कर रही थी, जिससे संजना रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी, मगर उसकी पूरी बात सुनकर उसने राहत की सांस ली। वो उसे मना करने ही वाली होती है कि उसे उस लड़की की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। वो लड़की, फिर हम सब जितने भी इस टेंट में मौजूद है वो सब मिलकर तुम्हें एंजॉय करवाएंगे। उसकी ये बात सुन संजना घबरा जाती हैं। आखिर उसने सोच भी कैसे लिया कि वो लोग उसे इतनी आसानी से छोड़ेंगे? संजना, नहीं नहीं, मैं एंजॉय कर रही हूँ। वो लड़की, ओह रियली स्वीटी। इतना कहते हुए वो संजना के कानों के काफ़ी पास थी। वो उसके ईयरलोब को किस करते हुए बाइट करती है, जिससे संजना की आह निकल जाती है। संजना, हाँ। संजना अब बिना सोचे हाँ में सर हिलाने लगती हैं। तो उसकी बात सुन वो लड़की जंगल में आते वक्त ठंडी से बचने के लिए संजना ने जो जैकेट अपने शॉर्ट ड्रेस के ऊपर पहना था वो निकाल देती है। संजना को काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था। पहली बात तो वो बिल्कुल स्ट्रेट थी और न जाने कैसे लोगों के बीच फंस गई थी। फ्लैशबैक एंड संजना, नो नो बिल्कुल नहीं। उन यादों को सोचकर संजना फिर से चीख उठी। सारिका, अब हो चुका यार, मेरे साथ भी तो हुआ ना। संजना, हो चुका। वो ग्रुप हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, भूलो मत, अभी भी उनके पास हमारे पिक्स है। सारिका, अरे वो सब छोड़ो, वो हमारे आदमी हैंडल कर लेंगे। संजना, हाँ देखा क्या हैंडल किया, जिसके साथ होना चाहिए था वो लड़की तो बिल्कुल ठीक ठाक है और पता नहीं वो आदमी कहाँ गायब हो गया। सारिका, हाँ वो तो मुझे भी नहीं पता, मगर मेरे पास एक खुशखबरी है और वो ये है कि मेरी शादी तंश रॉय से फिक्स हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी जय के ऑफिस में नील और निर्वाण बैठे हुए थे। निर्वाण चेयर पर बैठा हुआ था तो वहीं नील सोफे पर। वही दिखाने के लिए दोनों अपने अपने कामों में लगे थे, मगर उनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जिसका स्वाद का अंदाजा लगाना उन दोनों के लिए आसान था। निर्वाण और नील आज सुबह से हो रहे घटनाक्रमों के बारे में सोच रहे थे। पहले सुप्रिया बुआ का करण को आइडियल हस्बैंड और दामाद बोलना, ऊपर से निराली की इतनी कम उम्र में इतनी सक्सेस और रॉय परिवार से उसके लिए रिश्ता आना, दोनों को इनसिक्योर कर रहा था। डोंट वरी, नील के लिए वो उसकी भाभी ही थी और वो यही सोच रहा था कि किस तरह से भाई और भाभी को मिला पाए, क्योंकि जिस तरह से उसका भाई था उसे उस पर शक था कि वो निराली जैसी परफेक्ट लड़की को इम्प्रेस कर भी पाएगा या नहीं। नील, भाई भाभी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जल्द से जल्द उन्हें इम्प्रेस कर उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, फिर आराम से शादी करना। चैप्टर 44, तुम्हारी भाभी को इम्प्रेस कैसे किया जाए, जिस पर निर्वाण भी इस बार उसे कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो भी यही सोच रहा था। मगर उसकी मॉम के इस दुनिया से जाने के बाद ना तो उसने किसी से रिश्ता बनाया ना किसी को बनाने दिया। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो किस तरह निराली को इम्प्रेस करे और किस तरह से उसे अपना बनाए। वो अपने कुछ टैलेंट में अच्छा था, लेकिन इसका जिक्र तो उसने अपनी परछाई से भी नहीं किया था, तो अब उसे नर्वसनेस फील हो रही थी। मगर जैसे हालत थे उस हिसाब से तो वो लोग कभी भी निराली को उससे अलग कर सकते हैं, इसलिए उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा और उसमें सिर्फ उसका ये छोटा भाई ही काम आ सकता था। निर्वाण, उसे तुम्हारी भाभी बनाने के लिए क्या करूं? नील, भाई ऐसा मत समझना, काम आसान होगा। आखिर निराली भाभी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको बहुत एफर्ट डालने की ज़रूरत है। आपको फ्लर्ट करना सीखना होगा, वो भी हेल्थी मैनर में, जिससे वो आपको अट्रैक्टिव और उनमें इंटरेस्टेड समझे, ना कि कोई गुंडा मवाली। उसके बाद आपको उनसे बहुत प्यार और रिस्पेक्ट से बात करनी है और कुछ दिनों बाद छोटे तोहफे जैसे फ्लावर्स और चॉकलेट्स देकर उन्हें अच्छा, स्पेशल और वर्थी फील करवाना है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो। निर्वाण, तो क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी? नील, नहीं भाई, तो वो आपको एक अच्छा इंसान समझती है और आप पर भरोसा करने लगी है। आप उनके लिए मायने रखते हो और फिर आप उन्हें और जानने की कोशिश कीजिए, उन्हें खुद को जानने दीजिए और अपने बीच के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग और बनाइए, जिससे आप दोनों में एक अच्छी केमिस्ट्री दिखने लगेगी। निर्वाण, अब नील, अब भाई इतनी जल्दी क्या है? फिर आप उनके लिए सरप्राइज प्लान करोगे और उन्हें प्रपोज करेंगे। अगर वो मान गई तो पक्का वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। निर्वाण गर्दन खुजाने लगता है। निर्वाण, कुछ कम चीज़ों में नहीं हो सकता? नील, बिल्कुल भी नहीं भाई, आप नहीं जानते वो तंश कितना बड़ा फ्लर्ट है और आपको क्या लगता है भाभी के लिए ये सब करने वाले लड़कों की कोई कमी पड़ने वाली है? बिजनेस में आपको जितना कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा उससे दुगना यहाँ compete करना पड़ेगा, इसलिए कमर कस लो अपनी।
उसकी बात सुन निर्वाण मुंह बनाकर उसे देखने लगा। नील को इस तरह सीरियस देखकर निर्वाण ने एक लंबी सांस छोड़ी। नील, ओके फाइन, सिखा मुझे कैसे किया जाता है वो फ्लटवर्ट। नील, भाई फ्लटवर्ट नहीं, हेल्थी फ्लट। नील, वो तो हेल्थी फ्लट करना है, मुझे तो लगता था कि हेल्थी सिर्फ खाना होता है। उसके टोन पर नील हंसने लगा। दूसरी तरफ आज सिद्ध और निराली का बाहर एक लैंड और कंस्ट्रक्शन देखने जाने का प्लान था। वो लंच करके कंपनी से निकलने वाले थे। अभी वो दोनों विश के साथ लंच कर रहे थे। लंच होने के बाद आज मीटिंग में जो कुछ हुआ उसे विश ने तड़का लगाकर सिद्ध और निराली को परोस दिया। सिद्ध, ये लोग पता नहीं क्यों बेवजह हमारी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हमें मजबूर करते हैं और अपनी शक्ति की आजमाइश करने के लिए खुद को मजबूर करते हैं। निराली, हम ओके, टेक केयर, बाय। ये कहते हुए वो विशाखा को हग करती है और बाहर की ओर निकल पड़ती हैं। उसके बाद सिद्ध भी विशाखा को हग करता है और वो दोनों निराली के पीछे पीछे केबिन से बाहर आते हैं और फिर विशाखा को बाय कहकर वहां से निकल जाते हैं। विशाखा अपने केबिन की ओर चली जाती हैं। वही 1 घंटे 22 मिनट बाद निराली और सिद्ध अपनी मंजिल यानी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उन्हें रिसीव करने कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज आते हैं और एक दो लोग सामने वाली पार्टी से होता है। निराली सिद्ध के साइड में कार में बैठी हुई होती है। दोनों कार से बाहर साथ में निकलते हैं। उनके हाथों में कुछ फ्लावर बुके होते हैं। वो सारे सिर्फ सिद्ध रिसीव करता है और कार के पिछले सीट पर रख देता है। उसके बाद सब बातें करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। बात तो सिर्फ वो लोग कर रहे थे। कभी कभी निराली हाँ या ना में सर हिला देती। ये एक कैफ़े होता है जिसका उन्हें इंटीरियर डेको करना था। ये कैफ़े वाला प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था और सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम लोकेशन पर था और टेक्स्ट ऑफ डेको का काम रिप्रेजेंट कर और फैलाने का ये और अच्छा मौका था। थोड़ी देर में पूरा टूर कंप्लीट हो जाता है। तभी एक और कुछ लोगों का ग्रुप आता है। वो हेड जो इस कैफ़े के ऑनर के सेक्रेटरी था वो उन्हें ग्रीट करता है। सेक्रेटरी, गुड आफ्टरनून पटेल सर। उसकी बात सुन निराली और सिद्ध की नज़र उन पर गई और उनकी नज़र भी सिद्ध और निराली पर गई। सिद्ध, ये मिस्टर पटेल के बड़े भाई है। ये बात उन्हें धीरे से कही थी। सिद्ध और बाकी सबके शर्ट पे टेक्स्ट ऑफ डेको का ब्रोच लगा हुआ था। ये देखकर बड़े पटेल सर समझ बैठे कि सिद्ध उस कंपनी का सीईओ है, क्योंकि निराली काफ़ी छोटी थी और काफ़ी कम बोल रही थी। आखिर ये जग जाहिर है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी कम उम्र में सक्सेस मिलने पर भी शांत और संयमित रहना जानते हैं। जिस पर निराली कुछ नहीं कहती। बड़े पटेल, लगता है टेक्स्ट ऑफ डेको के सीईओ को आखिर टाइम मिल ही गया कुछ खुद से करने का। क्या होगा इस नए टकराव का अंजाम? क्या निर्वाण सीख पाएगा फ्लटिंग स्किल्स? चैप्टर 45 काबिले तारीफ है। मिस्टर पटेल का सवाल सुनकर सिद्ध ने उनकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपने बालों को सहलाने लगा। सिद्ध, आप सच में महान है। हमें तो खबर ही नहीं थी कि आप हर काम खुद से ही करते हैं। इसका का मतलब क्या आपके अंडर काम कर रहे लोग मुफ्त में सैलरी लेते हैं? कितनी बुरी बात है ये, है ना? उसकी बात सुनकर आजू बाजू लिखने लोग मुस्कुराने लगे। मिस्टर पटेल का चेहरा देखने लायक था। वो आगे कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। सिद्धार्थ, देखिए हम काम से कम रखने वाले लोग हैं। वी माइंड आवर ओन बिजनेस। हम अपने काम से कम रखते हैं। तो आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप भी वही करें, वरना जो हम करेंगे उससे आपको बुरा लग सकता है। आखिर आपको हमारी जान पहचान तो होगी ही। उसकी बात सुनकर पटेल ने चुपचाप अपना रास्ता बदल दिया, मगर यह कब तक था ये कोई नहीं कह सकता था। सिद्धार्थ, बॉस अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर वह आज निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद, सिद्धार्थ, तुम्हें क्या लगता है क्या वह शांत बैठेगा? निराली, उसे देखकर तो नहीं लगता, लेकिन ये तो वक्त बतागा कि वह क्या करता है और क्या नहीं। ये बात पक्की है, अगर वह कुछ करता है तो और कुछ करने लायक नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सिद्धार्थ स्पर्श मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। निराली का एटीट्यूड ही ऐसा था। वहीं दूसरी तरफ निर्वाण को नील एक लड़की को कैसे इम्प्रेस करना है बड़े ही गंभीरता से सीख रहा था। निर्वाण भी बिना नानुकुर किए सब कुछ सीख रहा था। हालांकि उसे काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था अपने छोटे भाई से इस तरह की चीज़ सिखाते हुए, मगर उसे यह बात तो माननी की पड़ी कि उसका भाई किसी न किसी चीज़ में उससे ज़्यादा जानता है। निर्वाण, तुम तो ऐसे सीखा रहे हो जैसे कहीं से कोई प्रोफेशनल कोर्स करके आ रहे हो। सच सच बताओ, आखिर आज तक कितनी लड़कियां फंसाई है?
नील, आप भी ना भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो नन्हा सा मुन्ना सा भोला बच्चा हुआ अभी। निर्वाण, और वह बच्चा मुझे क्या सिखा रहा है? नील, तो आप क्या चाहते कि मैं आपको ना सिखाऊं? तो चलिए मैं नहीं सिखाता। उसकी बात पर निर्वाण मुंह उतर गया और उसे समझ में आया किसने अपने ही पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। निर्वाण, अरे नील, यू आर सो गुड, मैं तो बस मजाक कर रहा था। नील भाई, आप जानते हैं ना इसे एक भाषा ऊंट पहाड़ के नीचे आना बोलते हैं? निर्वाण धीमी आवाज में, निर्वाण नहीं, इसे जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना कहते हैं। नील भाई, अपने कुछ कहा? निर्वाण, मैंने कहा अब जल्दी शुरू कर, टाइम बर्बाद मत कर। नील, ठीक है भाई, तो देखिए जब भी आप उनसे मिली आपको उनकी तारीफ, लेकिन झूठी बिल्कुल नहीं, भाभी बहुत होशियार है, जल्दी ही समझ लेगी। निर्वाण निराली को याद करने लगा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। निर्वाण को उसकी झूठी तारीफ करने की जरूरत भी क्या है, वह तो सच में काबिले तारीफ है। नील, ओहो भैया, आप तो सब कुछ बिना सिखाए ही सीख रहे हैं, नॉट बैड, हाँ नॉट बैड। उसकी बात सुन निर्वाण झेप गया। वहीं दूसरी तरफ रॉय मैंशन में अलग ही चहल पहल शुरू थी। वही तंज का घमंड 7वें आसमान में था। उसके चेहरे से घमंड भरी मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। वही सरस्वती जी के मन में बहुत सी शकाएं थी, जिस किसी तरीके से हल जाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तब उन्होंने तय किया कि वह इस बारे में तंज से बात करेंगे। ये सोचकर वह अपने कमरे से निकलकर तंज को ढूंढने लगती हैं, पर काफ़ी ढूंढने के बावजूद भी उन्हें तंज नहीं मिलता तो हार मानकर कामों में लग जाती है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उसे कॉल करने के बारे में नहीं सोचा था, मगर कॉल पर बात कर वह और ज़्यादा गलतफहमी बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसीलिए उन्होंने तंज के घर आने के बाद बात करने के बारे में सोचा, मगर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि तंज आज घर आएगा ही नहीं, वह तो अपने दोस्तों को अपनी जीत की पार्टी दे रहा था। शायद इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही संजना के घर पर जब संजना ने सुना कि तंज रॉय की शादी सारिका से हो रही है, तो उसे थोड़ी जलन तो हुई, मगर वह जानती थी कि उसके जैसे स्टेटस के साथ कभी भी तंज जैसे इंसान के साथ कभी भी खड़ी नहीं रह सकती। अगर वही बात सारिका की हो तो भार्गव खानदान का खून ना होने के बावजूद भी उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से उसकी शादी तंज के साथ फिक्स हुई थी। लेकिन फिर भी वह खुश थी, क्योंकि अगर सारिका को फ़ायदा होगा तो उससे भी फ़ायदा होगा, आखिर इसीलिए तो उसने सारिका से दोस्ती की थी। संजना, वाओ सारिका, कांग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाओ, आई एम सो जेलस, तुम्हें कितना अच्छा इंसान मिल गया, काश मुझे भी मिल जाता। उसकी बात सुन सारिका घमंड से मुस्कुराने लगी। वही उसकी घमंड भरी मुस्कुराहट देखकर संजना का मन उस पर हंसने का कर रहा था। कितनी आसानी से वह किसी की बातों में आ जाती थी। थोड़ी सी तारीफ करो और थोड़ा सा ईगो सेटिस्फाई करो, बस हो गया, और सारिका उनकी मीठी मीठी बातों में फंस जाती है। वही सारिका को बिल्कुल भी नहीं था कि उसने भी एक सांप पाल रखा है जो कभी भी वक्त आने पर उसे डस सकता था। वही सारिका के सपने आसमान छूने लगे थे। अब ये देखना मज़ेदार होगा कि वो ज़मीन पर गिरकर खाक होते हैं या पानी में डूब जाते हैं। क्या होगा तंज के घमंड का, और क्या सरस्वती जी कर पाएंगी तंज से बात? चैप्टर 46 स्पाई। निराली ऑफिस पहुंच चुकी थी, जिसके बाद उसकी एक के बाद एक मीटिंग कंटिन्यू हो रही थी। वही आज सुबह उसकी फैमिली ने बातों बातों में उसकी कंपनी देखने की इच्छा जाहिर की थी, और अगले ही दिन वह लोग आने वाले थे, जिसके लिए आज ही सिद्धार्थ सारे इंतजाम कर रहा था। विशाखा भी अपने काम में बिजी थी। तभी रिसेप्शन पर एक इंसान आया। दिखने में वह कुछ ऑफिसर जैसा लग रहा था, जिस पर रिसेप्शन पर बैठी लड़की को थोड़ा शक हो रहा था। पर जब उसने एक विजिटिंग कार्ड दिखाया तो उस लड़की ने उसे एक वेटिंग रूम का रास्ता दिखाया। मैं बॉस को अभी इन्फॉर्म करती हूँ, वह थोड़ी देर में आ जाएगी, कहकर वो लड़की फिर से रिसेप्शन पर गई। असल में वो एक नॉर्मल रिसेप्शनिस्ट नहीं थी, बल्कि एक ट्रेन स्पाई थी, जो कि कंपनी के अंदरूनी तौर पर नज़र रखने के लिए निराली ने अपॉइंट की थी, और इसकी भनक उसकी टीम को भी नहीं थी। वो एक सीक्रेट फ़ोन से निराली को ही इस ईयर का मैसेज करती है। थोड़ी देर में निराली की ओर से हम का रिप्लाई आता है। वही वह लड़की अपने काम में फिर से ऐसे जुट जाती है जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। वही निराली अपनी केबिन में बने अलमारी से एक बुक निकालती है। उसके ऐसा करते ही एक तरफ की दीवार साइड हो जाती है और वहाँ एक लिफ्ट दिखाई देती है। निराली उस लिफ्ट के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद वह दीवार फिर से पहले जैसी हो जाती है। निराली लिफ्ट में ग्राउंड फ्लो का बटन दबाती है।
जब लिफ्ट रुकती है और निराली बाहर आती है तो वह वही वेटिंग रूम था जहां वह लड़की उस आदमी को छोड़कर गई थी। वह आदमी खड़ा हुआ और इज्जत से निराली को सैल्यूट करते हुए बोला, जय हिंद कैप्टन। निराली ने उसे जवाब में सल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद, कैसे हो केविन? केविन मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ सही है कैप्टन। निराली ने सवाल पूछते हुए कहा, क्या इन्फॉर्मेशन है? कैप्टन, वो ओम था जिसने मिस्टर सूर्यवंशी को धोखा दिया है। आप लोग सही सोच रहे हैं, यह वही केविन है जो निर्वाण के लिए भी काम करता था, मगर निराली के कहने पर असल में ओरिजिनल नॉवेल में निराली केविन को अपना भाई मानती थी और वह काफ़ी काबिल और ईमानदार इंसान था, इसलिए निराली ने उसे अपने साथ जोड़ लिया था और निर्वाण की सेफ्टी के लिए रखा था और उसकी अपडेट जानने के लिए वह कभी कभी केविन से मिला करती थी। एक तरह से कहा जाए तो यह निराली का स्पाई और सिक्योरिटी गार्ड था जो उसने नीर यानी निर्वाण के लिए रखा था। निर्वाण को भी उस पे कभी कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वह हमेशा ही बेहतरीन काम करता था जो उसके यानी निर्वाण के हित में होता था। उसकी की बात सुनकर निराली ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ओम उसमें अकेला होगा, ये किसी और की चाल है, तुम्हें और भी कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। केविन ने भी बात की गंभीरता को समझते हुए कहा, ठीक है कैप्टन, और ये बाकी डिटेल्स है। इतना कहकर उसने निराली की तरफ एक फाइल बढ़ा दी और निराली से विदा लेकर वहां से चला गया। वही उसके जाने के बाद निराली भी जिस तरह से आई थी उसी तरह से वापस उस लिफ्ट से अपने केबिन में चली गई और वहां जाकर केविन की दी हुई फाइल पढ़ने लगी। फाइल पूरी पढ़ लेने के बाद उसने एक लाइटर लेकर उसे धीरे धीरे जला दिया और बचा हुआ वेस्ट डस्टबिन में डाल दिया। चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने इसी तरह मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बाद वह अपना कंपनी का यूजुअल काम करने लगी। दूसरी तरफ सारिका अभी भी संजना के घर पर थी। सारिका उसे अपने शॉपिंग के प्लान्स बता रही थी। उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि अभी वह कितनी खुश है। संजना उसकी खुशी में खुश होने का नाटक करते करते थक चुकी थी। इसलिए संजना सारिका से कहती है, फिर क्यों ना हम अभी ही शॉपिंग करने चले? सारिका ने फिर से उससे सवाल के जवाब में सवाल पूछा, क्या ये करना सही होगा? ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं हो जाएगी? किसी को पता चल गया तो? शादी की शॉपिंग अभी से थोड़ी कर सकते हैं, अभी तो सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है। इस पर संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी की नहीं कर सकते लेकिन एक डेट के लिए तो कर ही सकते हैं। जिस पर सारिका ने भी मुस्कुरा हुए कहा, हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रही हो, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। रिश्ता पक्का हो गया है तो एक डेट तो बनती ही है। उसकी बात सुन संजना मन ही मन हंसने लगती है कि सारिका को उल्लू बनाना कितना आसान है। वही रॉय मैंशन में सरस्वती जी बेचैनी से तंश का इंतजार कर रही थी, मगर तंश का कोई आता पता नहीं था, तो उन्हें थक हार कर सोने का सोचा। वो भी तब जब सोने के लिए जाने के अलावा उनके पास कोई भी पर्याय नहीं बचा, तो वो सोने चली गई। वही उनके जाने के कुछ देर बाद तंश अपने साथ एक लड़की को लेकर घर आया। वो हद से ज्यादा नशे में लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे वो खुशी थी जो वो अपनी जीत पर महसूस कर रहा था। उसकी वो खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। वो लड़की बेहद सेक्सी आवाज में तंश से बोली, बेबी मैंने सुना ना है तुम्हारी शादी तय हो गई है, क्या ये बात सच है? तंश ने उसके होठों पर किस कर कहा, हाँ बेबी। तो उस लड़की ने आंखों में आंसू लेके कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? इस पर तंश ने उसकी तुड़ी अपने हाथों में लेते हुए कहा, वैसे तो बेबी मेरी होने वाली बीवी स्वर्ग से उतारी अप्सराओं को और राजमहलों की रानियों को भी फेल कर दे, मगर ये हुस्न का परवाना, उसे दीवाना जिसे सबकी परवाह है, वो आपको नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो फिर से उस लड़की को बिना बोलने का मौका दिए किस करने लगा। क्या होगा जब निर्वाण के सामने खुलेगा केविन का सच? क्या होगा जब सारिका के आगे खुलेगी संजना की पोल? और तंश की ये असलियत जानकर क्या होगा सारिका का रिएक्शन? चैप्टर 47, निराली को खूबसूरती और तंश को पड़ी डांटा। रॉय मैंशन में तंश एक लड़की को घर लेकर आया था, जबकि उसकी शादी या यूं कहूं उसका रिश्ता पहले से ही तय हो चुका था, वह भी उसके कहने पर। वो लड़की इस वक्त तंश से सांप की तरह लिपटी हुई थी। वही तंश के शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। उसकी अट्रैक्टिव चेस्ट, हार्ड बाइसेप्स, सिक्स पैक एब्स और वी शेप कमर, सब कुछ विजिबल हो रहा था।
वो लड़की खुद रोक नहीं पाती और तंश के शर्टलेस बॉडी पर बेचैनी से हाथ फिराने लगती है और अपने होठों को रखकर किस करने लगती हैं, जिससे तंश की हल्की हल्की आहें निकल रही थी। तंश और वो लड़की पूरी तरह से नशे में थे और उन्हें वक्त, जगह, किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। तंश की पकड़ उस लड़की की कमर पर मजबूत हो गई। उस लड़की ने एक ब्लैक लेस पर्पल ब्लाउज पहना हुआ था और नीचे पर्पल कट लगी हुई नी लेंथ स्कर्ट पहनी हुई थी। तंश के हाथ भी बेकाबू होकर उस लड़की के कमर, पेट और नॉवेल पर चल रहे थे, जिससे वो लड़की एक्साइटेड होकर वाइल्डली तंश को किस, बाइट, सक और लिक करने लगी, जिससे तंश के पेशेंस कम होने लगे। उसने उस लड़की को अपने और पास कर लिया और अपना एक हाथ उसकी चेस्ट पर रख हार्डली प्रेस और रब करने लगा। वही उसका दूसरा हाथ उसकी कमर से होते हुए उसकी इनर थाइस को सेडेक्टिवली रब करने लगा, जिससे उस लड़की के मुंह से सिसकियां निकलने लगी, जिससे नशे में होश खो बैठा तंश और भी ज़्यादा वाइल्ड होने लगा। उसके हाथ उसकी स्कर्ट के अंदर इधर उधर चल रहे थे। उसने उस लड़की के पैरों के बीच अपने पैर लपेटकर उसे कसके पकड़ रखा था। उनका पूरा शरीर एक दूसरे से चिपका हुआ था। वह लड़की तंश के गालों पर अपना हाथ फेरा आते हुए कहती है, "यू आर सो हॉट बेबी।" उसकी बात सुन तंश, जिसने उस लड़की को अपनी बाहों में लिया हुआ था, वो मुस्कुराते हुए उसे वही रखे सोफे पर धक्का दे देता है। तंश उस लड़की से पूछता है, "रियली गर्ल?" इतना कहते हुए वो उस लड़की के पैरों को दूर करता है और बीच में खड़ा हो जाता है। उसका एक हाथ उस लड़की थाइस पर था और दूसरा उसकी कोलर बोन के पास। वही वो लड़की अपने होठों को बाइट करते हुए कहती है, "एब्सोल्यूटली अमम्मा हॉटी।" उसकी बात सुन तंश उसके गालों पर बाइट कर कहता है, "एंड यू आर सो डिलीशियस, यू मेक मी क्रेजी बेब।" वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों को किसी की आवाज़ सुनाई दी, जिससे पहले तो तंश अपनी माँ या दादा दादी होंगे ये सोचकर डर गया था, क्योंकि उसके घर में उसके प्लेबॉय होने की बात सिर्फ उसके पापा को पता थी और किस्मत से वह आवाज़ उसके पापा की ही थी, इसलिए वो रिलैक्स हो गया। तंश के पापा का नाम सचिन रॉय था। सचिन रॉय तंश पर लगभग चिल्लाते हुए बोले, "तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, कम से कम अब तो रुक जाओ। सोचा था एक अच्छी लड़की आएगी तुम्हारी जिंदगी में तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन तुम।" इतना कहकर वह गुस्से के वजह से हांफने लगे, जिस पर तंश शांति से बोला, "रिलैक्स डैड, डोंट वरी, शादी के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आखिर मेरी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत जो है, मुझे उससे फुर्सत मिले तभी तो मैं बाहर जाऊंगा ना।" उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सचिन जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा। "देखो तंश, अगर तुमने अपनी यह हरकतें नहीं छोड़ी ना, तो मैं तुम्हारे सारे कारनामे तुम्हारी माँ और दादा दादी को बता दूंगा। फिर मुझे नहीं लगता कि यह रिश्ता हो पाएगा।" उनकी बात सुन तंश ने अपने दांत पीस लिए। "बेबी बाय, हम कभी और मिलते हैं।" लड़की अभी जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कोशिश करते हुए कहा, पर वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले तंश फिर से चिल्ला कर कहता है, "तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, आई सेड लीव।" मगर तंश, आई सेड लीव। इसके बाद वह लड़की ना चाहते हुए भी वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाने के बाद तंश अपने पापा की तरफ देखते हुए कहता है, "आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप कब तक मेरी जिंदगी में यूं ही दखल देते रहेंगे?" जिस उसके पापा मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोलते हैं, तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो तुम हो जिसे मैं एक अच्छी तरबियत नहीं दे पाया। ओह कम ऑन डैड, रिलैक्स। जस पर सचिन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, "हाँ मैं कर लेता हूँ रिलैक्स, पर तू ये याद रखना, जो इंसान जिसकी कदर नहीं करता वो चीज़ उसके हक में कभी भी नहीं होती।" इतना कहकर वो सीधे सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं। वही तंश उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, मगर जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने बालों को सहलाते हुए गाते थे हुए अपने कमरे की ओर चल देता है। "बच के ज़रा ज़रा शैतानियाँ मेरी, ओ लेडीज़, करके ज़रा ज़रा बेमनियाँ मेरी, ओ लेडीज़। करून सिनाजोरी सीनाजोरी, तुम्हें हो ना हो मंजूर, फिर दिल की चोरी, दिल की चोरी, है मेरा क्या कसूर। क्या करूं ओ लेडीज़, मैं हूँ आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। सीधा नहीं टेढ़ा बायोडेटा मेरा लिपस्टिक से लिखना है मुझे, हर एक हसीना के बैंक अकाउंट के डेबिट में दिखना है मुझे। ज़रा जी हुजूरी, मैं करता हूँ ज़रूर, मेरे दिल की चोरी, दिल की चोरी, है मेरा क्या कसूर। क्या करूं ओ लेडीज़, आँखों के नीचे से काजल चुरा लूं मैं। ऐसी सफाई है मेरी एंट्री है, फूंक सी एग्जिट तूफान है। ये मुंह दिखाई है मेरी, खोलूं हर तिजोरी हर तिजोरी, हाँ मैं तो हूँ मशहूर।
मेरे दिल की चोरी है, मेरा क्या कसूर, क्या करूं ओ लेडीज। तंज खुद से कौन, किसकी कदर, किसका हक, इतना कहकर वो भी अपने रूम में चला जाता है और नशे में होने के कारण वैसे ही बेड पर चढ़कर सो गया। लेकिन उसे आंख बंद करने पर उसके आंखों के आगे निराली का खूबसूरत चेहरा, प्यारी महान राजकुमारी जैसी छवि और बोल्ड और कॉन्फिडेंट ओरा किसी को भी घायल कर सकता था। चैप्टर 48 आहान की कारवीदी। रॉय मैंशन। सचिन जी जब अपने घर वापस आते हैं और तंज के साथ किसी लड़की को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिस पर तंज उस लड़की को अपने घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन अभी भी अपनी गलती रियलाइज नहीं हुई होती, वो सोने चला जाता है और वो सपने में निराली को देखने लगता है। अचानक से खूबसूरत सी निराली के चेहरे पर एक डरावनी हंसी आ जाती है जो बेहद डरावनी थी। उसे इस तरह देखकर तंज एकदम से डर जाता है पर हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करता है पर निराली गायब हो जाती है। लेकिन अब वो बहुत डर लग रहा था और उसकी आंखें खुल जाती हैं। फिर वो उठकर इधर उधर देखने की कोशिश करता है मगर वहाँ कुछ नहीं होता। फिर से सोने की कोशिश करता है मगर उसे नींद नहीं आती और इसी तरह उस सपने के बारे में सोचते सोचते रात गुजार जाती है। वहीं दूसरी तरफ भार्गव मैंशन में आज चहल पहल थी क्योंकि आज वो अपनी लाडली बेटी निराली की कंपनी टेक्स्ट ऑफ डे को देखने जा रहे थे। विश्वनाथ जी और गीतागली जी तो किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड थे और अच्छे से तैयारी कर नीचे हॉल में जमा हो गए थे। पूरा परिवार वही हॉल में जमा था। काशवी जी ने उधर उधर देखते हुए सबसे सवाल किया, ये सारिका कहाँ रह गई? सुप्रिया जी ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, भाभी आप भूल गई क्या? जब से उसकी कल शादी पक्की हुई तब अपने सहेली को इस बारे में बताने को गई हुई थी, अब तक आई नहीं है। काशवी जी, हे भगवान, ये लड़की भी ना पागल करके छोड़ेगी, अभी कॉल करके भुलाती हूँ। तभी आहान उन्हें रोकते हुए कहता है, रहने दो ना मामी, बेचारी अभी तक उनकी नींद भी नहीं खुली होगी, आखिर इतने देर जो सोने को मिलता है उन्हें। उसकी बात सुन काशवी जी हड़बड़ा जाती हैं तो बाकी सब होले होले हंसने लगे। गीतागली जी ने आहान से पूछा, क्या तूने सच में अपनी कारवी दी से वो क्या था? हाँ, डिप्लोमेसी में बात करने टेक्निक सीख रहा है? आहान एक्साइटेड होते हुए बोला, हाँ बिल्कुल। उसकी बात पर सब मुस्कुराने। Guys, today I am extremely well, so please understand for today I will try to give 4 chapters tomorrow. लड़की इस वक्त तंज से सांप की तरह लिपटी हुई थी। वही तंज के शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। उसकी अट्रैक्टिव चेस्ट, हार्ड बाइसेप्स, 6 पैक एब्स और वी शेप कमर सब कुछ विजिबल हो रहा था। वो लड़की खुद रोक नहीं पाती और तंज के शर्टलेस बॉडी पर बेचैनी से हाथ फिराने लगती है और अपने होठों को रखकर किस करने लगती हैं जिससे तंज की हल्की हल्की आहें निकल रही थी। तंज और वो लड़की पूरी तरह से नशे में थे और उन्हें वक्त, जगह, किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। तंज की पकड़ उस लड़की की कमर पर मजबूत हो गई। उस लड़की ने एक ब्लैक लेस पर्पल ब्लाउज पहना हुआ था और नीचे पर्पल कट लगी हुई नी लेंथ स्कर्ट पहनी हुई थी। तंज के हाथ भी बेकाबू होकर उस लड़की के कमर, पेट और नोवेल पर चल रहे थे जिससे वो लड़की एक्साइटेड होकर वाइल्डली तंज को किस, बाइट, सक और लिक करने लगी जिससे तंज के पेशेंस कम होने लगे। उसने उस लड़की को अपने और पास कर लिया और अपना एक हाथ उसकी चेस्ट पर रख हार्डली प्रेस और रब करने लगा। वही उसका दूसरा हाथ उसकी कमर से होते हुए उसकी इनर थाइस को सेडेक्टिवली रब करने लगा जिससे उस लड़की के मुंह से सिसकियां निकलने लगी जिससे नशे में होश खो बैठा तंज और भी ज़्यादा वाइल्ड होने लगा। उसके हाथ उसकी स्कर्ट के अंदर इधर उधर चल रहे थे। उसने उस लड़की के पैरों के बीच अपने पैर लपेटकर उसे कसके पकड़ रखा था। उनका पूरा शरीर एक दूसरे से चिपका हुआ था। वह लड़की तंज के गालों पर अपना हाथ फेरा आते हुए कहती है, यू आर सो हॉट बेबी। उसकी बात सुन तंज, जिसने उस लड़की को अपनी बाहों में लिया हुआ था, वो मुस्कुराते हुए उसे वही रखे सोफे पर धक्का दे देता है। तंज उस लड़की से पूछता है, रियली गर्ल? इतना कहते हुए वो उस लड़की के पैरों को दूर करता है और बीच में खड़ा हो जाता है। उसका एक हाथ उस लड़की थाइस पर था और दूसरा उसकी कोलर बोन के पास। वही वो लड़की अपने होठों को बाइट करते हुए कहती है, एब्सोल्यूटली अमम्मा हॉटी। उसकी बात सुन तंज उसके गालों पर बाइट कर कहता है, एंड यू आर सो डिलीशियस, यू मेक मी क्रेजी बेब। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन दोनों को किसी की आवाज़ सुनाई दी जिससे पहले तो तंज अपनी माँ या दादा दादी होंगे ये सोचकर डर गया था क्योंकि उसके घर में उसके प्लेबॉय होने की बात सिर्फ उसके पापा को पता थी और किस्मत से वह आवाज़ उसके पापा की ही थी, इसलिए वो रिलैक्स हो गया।
तंश के पापा का नाम सचिन रॉय था। सचिन रॉय तंश पर लगभग चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, कम से कम अब तो रुक जाओ। सोचा था एक अच्छी लड़की आएगी तुम्हारी जिंदगी में तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन तुम। इतना कहकर वह गुस्से के वजह से हांफने लगे। जिस पर तंश शांति से बोला, रिलैक्स डैड, डोंट वरी, शादी के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आखिर मेरी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत जो है, मुझे उससे फुर्सत मिले तभी तो मैं बाहर जाऊंगा ना। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर सचिन जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा। देखो तंश, अगर तुमने अपनी यह हरकतें नहीं छोड़ी ना तो मैं तुम्हारे सारे कारनामे तुम्हारी माँ और दादा दादी को बता दूंगा, फिर मुझे नहीं लगता कि यह रिश्ता हो पाएगा। उनकी बात सुन तंश ने अपने दांत पीस लिए। बेबी बाय, हम कभी और मिलते हैं। लड़की अभी जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कोशिश करते हुए कहा, पर वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले तंश फिर से चिल्ला कर कहता है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, आई सेड लीव। मगर तंश, आई सेड लीव। इसके बाद वो लड़की ना चाहते हुए भी वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाने के बाद तंश अपने पापा की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप कब तक मेरी जिंदगी में यूं ही दखल देते रहेंगे? जिस उसके पापा मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोलते हैं, तुम हो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो तुम हो जिसे मैं एक अच्छी तरबियत नहीं दे पाया। ओह कम ऑन डैड, रिलैक्स। जस पर सचिन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मैं कर लेता हूँ रिलैक्स, पर तू ये याद रखना, जो इंसान जिसकी कदर नहीं करता वो चीज़ उसके हक में कभी भी नहीं होती। इतना कहकर वो सीधे सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं। वही तंश उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, मगर जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपने बालों को सहलाते हुए गाते थे हुए अपने कमरे की ओर चल देता है। बच के ज़रा ज़रा शैतानियाँ मेरी, ओ लेडीज़, करके ज़रा ज़रा बेमनियाँ मेरी, ओ लेडीज़। करून सिनाजोरी सीनाजोरी, तुम्हें हो ना हो मंजूर, फिर दिल की चोरी, दिल की चोरी, है मेरा क्या कसूर? क्या करूं ओ लेडीज़, मैं हूँ आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर मैं हूँ आदत से मजबूर। सीधा नहीं टेढ़ा बायोडेटा मेरा लिपस्टिक से लिखना है मुझे, हर एक हसीना के बैंक अकाउंट के डेबिट में दिखना है मुझे। ज़रा जी हुजूरी, मैं करता हूँ ज़रूर, मेरे दिल की चोरी, दिल की चोरी, है मेरा क्या कसूर? क्या करूं ओ लेडीज़, आंखों के नीचे से काजल चुरा लूं मैं। ऐसी सफाई है मेरी, एंट्री है फूंक सी, एग्जिट तूफान है। ये मुंह दिखाई है मेरी, खोलूं हर तिजोरी, हर तिजोरी, हाँ मैं तो हूँ मशहूर। मेरे दिल की चोरी, दिल की चोरी, है मेरा क्या कसूर? क्या करूं ओ लेडीज़। तंश खुद से कौन, किसकी कदर, किसका हक, इतना कहकर वो भी अपने रूम में चला जाता है और नशे में होने के कारण वैसे ही बेड पर चढ़ कर सो गया। लेकिन उसे आंख बंद करने पर उसके आंखों के आगे निराली का खूबसूरत चेहरा, प्यारी महान राजकुमारी जैसी छवि और बोल्ड और कॉन्फिडेंट ओरा किसी को भी घायल कर सकता था। चैप्टर 49, महबूब को देखने का इंतजार। सब लोग भार्गव मैंशन से टेक्स्ट ऑफ डेको के लिए निकलने के लिए तैयार होते हैं। वही थोड़ी देर में सूर्यवंशी परिवार भी वहीं पहुंच जाता है। दरअसल वो सब भी निराली के बारे में और जानना चाहते थे। वही निर्वाण को तो निराली को इम्प्रेस भी तो करना था, उसके लिए साथ में कुछ वक्त गुजारना भी तो जरूरी था। निराली का उसे नोटिस करना, उसे पसंद करना जरूरी था। वो भी अभी उन्हीं लोगों में आता था जिसकी रात बिना नींद की अपने महबूब के ख्यालों में बीती थी। इन जैसे सवालों के साथ मैं उससे क्या बात करूंगा? क्या इन सब से वो इम्प्रेस हो जाएगी? क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? अपनी पूरी जिंदगी में ये दूसरी बार था जब वो इतना नर्वस हुआ था। पहली बार वो तब इतना नर्वस फील कर रहा था जब उसकी मॉम की डेथ के बाद वो पहली बार उनके बिना सुबह उठा था। उसके बाद उसे फिर से नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी सोच को ब्रेक लग गया, क्योंकि कुछ ही देर में सब लोग टेक्स्ट ऑफ डेको के मैन ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए थे। जब वो लोग बाहर आकर बिल्डिंग के अंदर आने लगे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक रेड रिबन लगा हुआ था, जैसे इनॉग्रेशन के दिन पर लगाया जाता है। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और कंफ्यूज भी। जब वो सब ऑफिस के स्टेयर्स पर कर अपना एक पाँव आगे रखते हैं तो उन पर फूलों की बारिश होने लगती है। ये देखकर वो सब हैरान और खुश हो जाते हैं। सबसे पहले आगे आकर विशाखा और करण दादा दादी का आशीर्वाद लेकर उनके हाथों में फूलों का बुके थमाते हैं। वही कारावी और सिद्ध भी अलग सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर उन्हें बुके दे रहे थे। तब तक कुछ बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स अर्थव, अयान, निर्वाण, नील, अहीर और आहान को बुके देकर उनका स्वागत कर रहे थे।
वही निर्वाण की आंखें इधर उधर निराली को ढूंढ रही थी, जो उसके जस्ट पास खड़ी कारवी जिसने अभी अभी अर्थवर और अयान का वेलकम किया था। उसका ध्यान जब निर्वाण पर जाता है और वो उसे इस तरह से किसी की राह देखते हुए पाती है तो वो समझ जाती हैं और एक शरारती मुस्कान में चिढ़ाने वाले अंदाज में पूछती है, आप किसी ढूंढ रहे हो? निर्वाण हड़बड़ाते हुए, वो मैं किसी को नहीं, सच में। जिस पर कारवी और ज्यादा मुस्कुराते हुए, तो मैंने कब मना किया? वैसे आप जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ है नहीं? निर्वाण जल्दी से उससे पूछता है। नहीं है मतलब फिर कहाँ है? जिस पर कारवी हंसने लगती है तो निर्वाण को रियलाइज होता है कि अभी उसने क्या बोला। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि किसी को ढूंढ रहा था और कोई निराली थी, उसकी चोरी पकड़ी गई थी। कारवी हंसना बंद करती है और निर्वाण की तरफ देखते हुए कहती है, निराली सबसे ऊपर वाले फ्लो पे है। यहाँ के सारे लोगों ने अपने बॉस का सिर्फ नाम सुना है, देखा सिर्फ कुछ लोगों ने है, इसलिए वो नीचे नहीं आ सकती थी। आई होप आप नाराज नहीं होंगे ना? मेरे जीजू होने की चाहत रखने वाले मेहमान, ओहो महबूब को देखने का इंतजार है ना? उसकी पहली बातें सुनकर जहां निर्वाण ये जानकर खुश हो जाता है कि निराली यहीं पर है, तो वही उसकी आगे की बात सुनकर वो हैरानी में कारवी को देखने लगता है। क्या उसका निराली को पसंद करना, प्यार करना इतना क्लियर था कि सबको पता चल रहा था, या ये लड़की और उसकी टीम ही ज़्यादा फास्ट है? उसके कान भी हल्के लाल हो गए थे जीजू सुनकर। निर्वाण अपने फेस एक्सप्रेशन लेस रखने की कोशिश करते हुए कहता है, ओके अब चले। उसकी बात कारवी उसके हाथ में भी एक फूलों का बुके बढ़ाकर नील की तरफ बढ़ जाती हैं। वही उसकी बेबाक चंचल हरकतें देखकर कहीं और बिजलियां गिर रही थी, और ये कोई और नहीं निर्वाण के लव गुरु नील सूर्यवंशी थे। कारवी एक काइंड हार्टेड, हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, शरारती और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है जिसकी अपनी वैल्यूज है और अपने खुद के नियम भी। उसका एटीट्यूड, उसका बचपना, इन सब पर नील का दिल कहीं ना कहीं उस पर अट्रैक्ट हो रहा था। वही थोड़ी देर में सबके मन में वही सवाल चल रहा था जो निर्वाण के मन में थोड़ी देर पहले चल रहा था कि निराली कहाँ है? और उनके मन का सवाल समझ विशाखा ने भी वही जवाब दिया जो निर्वाण को कारवी ने दिया था। वही इस तरह का भव्य स्वागत और सत्कार, इज्जत देखकर भार्गव परिवार का सीना गर्व से फूलना तो बनता ही था, लेकिन सूर्यवंशी परिवार भी निराली पर काफी ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। वही निराली के फ्लो पर निराली अपने घर वालों और निर्वाण और उसके घरवालों का वेट कर रही थी। तभी एक हैंडसम सा मैन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी उम्र कुछ 28 साल रही होगी। वो दिखने में फॉरेनर दिख रहा था, उसकी स्किन ब्राउन थी, वो काफी मेनली नजर आ रहा था। वो इंसान मुस्कुराते हुए निराली से सवाल करता है, हाउ आर यू मिस निराली? ओह लेट मी गेस यू आर स्टनिंग, गोर्जियस एंड सिंगल, राइट? जिस पर निराली ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, मिस्टर विल्सन आई नो आई एम स्टील लाइक वॉट आई वाज, बट वॉट अबाउट यू? मिस्टर विल्सन मुझे पता है कि मैं वैसी ही हूँ जैसे थी, पर आपका क्या? मिस्टर विल्सन अपनी तरफ देखते हुए कहते हैं, वॉट अबाउट मी? आई एम सो फेमस अल्दो आई एम 21, यू डोंट थिंक इट्स अ करेक्ट टाइम टू हैव समवन? मेरे बारे में क्या? मैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हूँ, हालांकि मैं 28 साल का हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सही समय है कि मुझे किसी के साथ होना चाहिए? निराली उनकी तरफ सर उठाकर देखती है और समझ में आ गया इस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, मीनस यू आर गेटिंग ओल्डर हैंस यू वांट अ पर्सन टू accompany यू, सो व्हाई आर यू डिस्कसिंग दिस ऑल विथ मी? आई एम जस्ट 20 ईयर गर्ल हु डोंट नो अबाउट दिस एट ऑल। इसका मतलब आपकी उम्र हो रही है और आपको आपके साथ वक्त बिताने के लिए कोई इंसान चाहिए, तो आप इसकी चर्चा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ 20 साल की लड़की हूँ, मुझे इन सब के बारे में क्या पता? वही कोई था जिनकी आंखें उन्हें साथ देख अंगारों की तरह जल रही थी। कौन है ये मिस्टर विल्सन? क्या रिश्ता है इनका निराली के साथ? और कौन है जो उन्हें लाल आंखें लिए घूर रहा है? चैप्टर 50, दिल के रिश्ते। निराली और मिस्टर विल्सन आपस में बात कर रहे होते हैं और कोई होता है जो उन्हें लाल आंखों से घूर रहा था। फ्लैशबैक, वही सारी फैमिली धीरे धीरे एक फ्लो या यूं कहे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट देखते हुए आ रहे थे। वही नील और निर्वाण सबकी नज़रों से बचकर निराली वाले फ्लो के लिए निकल जाते हैं, पर जब वो लिफ्ट में लास्ट फ्लो के लिए बटन दबाते हैं तो वो नहीं दबता। ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं। वो तभी उन्हें अपने सामने सिद्ध दिखता है जो उन्हें मुस्कुराता हुआ देख रहा था। नील और निर्वाण का चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह हो गया था जिन्हें चॉकलेट चुराते हुए देख लिया गया हो, लेकिन जल्दी ही अपने एक्सप्रेशन सही कर वो सिद्ध की तरफ देखने लगे। तभी सिद्ध मुस्कुराते हुए बोला,
ऊपर वाले फ्लो पर ये एम्प्लॉय लिफ्ट नहीं जाती, वहाँ पर्सनल लिफ्ट है। उसने एक तरफ इशारा किया था। उसकी बात सुनकर वो उस लिफ्ट से जल्दी से बाहर आ गए। नील ने हंसते हुए कहा, वो हमें सीईओ का ऑफिस देखने की उत्सुकता हो रही थी। मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया लेकिन हो नहीं पाया। सिद्ध ने भी मुस्कुराते हुए उनके साथ चलते हुए कहा, कोई बात नहीं, आई नो तुम लोगों का कोई गलत इंटेंशन नहीं होगा। उसकी बात खत्म होने तक लिफ्ट तक आ चुके थे, तभी सिद्ध अपना अंगूठा उस लिफ्ट के बगल वाले स्कैनर पे लगता है और एक कोड टाइप करता है तो लिफ्ट खुल जाती है। ये देखकर निर्वाण और नील की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो जो उसकी पहली बात का जवाब देते वाले थे उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। नील अपनी हैरानी भरी आवाज में पूछता है, ये क्या था? जिस पर सिद्ध लिफ्ट में अंदर जाते हुए जवाब देता है, ऊपर सीईओ फ्लो पर जाने आने की अनुमति कुछ ही लोगों को है। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा, डीबो का चेहरा भी बहुत कम लोगों ने देखा है और काफ़ी सारे प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर्पस से ये अरेंजमेंट की गई है। उसकी बात सुन नील और निर्वाण की आंखें चमकने लगती है। निर्वाण आंखों में उसी तरह की चमक लिए बोलता है, इम्प्रेसिव। उसकी बात पर नील भी अपनी सहमति देता है, जिस पर सिद्धार्थ मुस्कुराकर सवाल करता है, हाँ वो तो इम्प्रेसिव है, लेकिन तुम कब उन्हें इम्प्रेस कर रहे हो? उसके सवाल पर इस बार उनकी हैरानी और बढ़ गई थी। निर्वाण लड़खड़ाते हुए, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। जिस पर सिद्ध एक नॉटी स्माइल करते हुए, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम इस तरह से हकला क्यों रहे हो एम? उसकी बात सुन जब निर्वाण को रियलाइज हो जाता है कि इन्हें सब कुछ पहले से ही पता है, कुछ भी बोलने अब फायदा नहीं है, तो वो एक गहरी सांस लेकर बोलता है, हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। उसकी बात पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर नील और निर्वाण को कुछ समझ नहीं आता। नील असमझ में सिद्धार्थ को देखते हुए पूछता है, तुम एक तरह से निराली के बड़े भाई हो और निराली के लिए काफ़ी पोसेसिव भी, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए था और ये बात शो करनी चाहिए थी कि निराली के पास कोई भी ऐसा लड़का ना आए जो उसे हार्म करे? उसकी बात पर सिद्धार्थ वैसे ही मुस्कुराते हुए जवाब देता है, वैसे हाँ, उम्र के हिसाब से देखा जाए तो निराली 20 साल की है और मैं और करण 22 साल के, और इस हिसाब से हम उसके बड़े भाई हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि हम खून के रिश्तों से नहीं जुड़े, बल्कि ये दिल के रिश्ते हैं, तो यहाँ उम्र के कायदे कानून नहीं लगते, बल्कि हम कैसे एक दूसरे से मिले ये बात मायने रखती हैं। उसके अपनी बात खत्म करते करते टॉप फ्लोर आ गया था। वो तीनों लिफ्ट से बाहर आए तो कुछ सेक्रेटरी जो उनका इंतजार कर रही थी स्वागत के लिए, लेकिन नील और निर्वाण को तो सिद्धार्थ से बहुत से सवाल पूछने थे जो उनको शांति से नहीं रहने दे रहे, इसलिए उन दोनों उनका स्वागत करने से मना कर दिया और जो लोग बाद में आने वाले थे उनका स्वागत करने को तैयार रहने के लिए कहा। उनके बहुत मना करने पर सिद्ध ने भी जिद नहीं की। नील, तो आप सब लोग कैसे मिले थे और आप एक दूसरे को किस रिश्ते से ट्रीट करते हो, वो आप गलत मत समझना। वो आगे कुछ एक्सप्लेन करता उससे पहले ही सिद्धार्थ बोलना शुरू करता है, ये वैसे तो काफ़ी लंबी कहानी है जो मैं कभी बाद में सुनाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि हमारे परिवार में कौन कैसा है। करण और विश हमारे लिए मॉम डैड जैसे है जो हमारी केयर करते हैं। निराली इस घर की बड़ी बेटी है और फैमिली हेड भी, भले ही वो उम्र में मुझसे और कारवी से छोटी है, और मैं, करण और विश सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। मुझे और निराली को छोड़कर सबकी फैमिली थी, भले ही उन्हें अकेला रहना पड़ता हो। जहाँ विशाखा ने निराली की आश्रम से बाहर आने पर रहने और खाने जगह प्रोवाइड की थी और उसे निराली अपनी बच्ची की ही तरह थी, वही करण को अपनी बहन कारवी बच्चे की तरह थी। वही मैं और निराली एक ही अनाथ आश्रम से है। झगड़ा होने पर हम सबसे भाई बहन की तरह लड़ जाते थे, मगर वो थी जो मेरा ख्याल बड़ी बहन की तरह रखती थी और आज तक रखती आई, इसलिए मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरी बड़ी बहन, जिसने दुनिया की हर बुराई बचपन में ही देख ली थी और अपने तरीके से अपनी तकदीर बनाने वाली, वो मुझे नहीं लगता किसी गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में ला सकती है और कोई लड़का उसे हट करने की ताकत भी रखता है। उसकी बात सुनकर सूर्यवंशी ब्रदर्स और भी ज्यादा प्रभावित हो गए। ऐसी दोस्ती, परिवार और प्यार जो इस दुनिया की किसी भी रस्म से परे था, जिसमें मिलावट और दुनियादारी का कोई अंश नहीं था। वही सिद्धार्थ मन ही मन सोच रहा था, और अगर हम तुम्हारे मन की बात समझ गए हैं तो निराली ना समझे ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी उसका बर्ताव तुम्हारे लिए स्पेशल है, तो इसका मतलब तुम जरूर कुछ स्पेशल हो और वो तुम में इंटरेस्टेड है, वरना वो हर किसी लड़के से जो उसकी दोस्त या परिवार नहीं है उनसे से सिर्फ काम से काम रखती है।
थोड़ी देर बाद जब उन्होंने चलते चलते एक पूरा गलियारा यानी लॉबी पार करी तो सामने एक डोर था जिस पर पासवर्ड लगा था। सीधा वहां जाकर पासवर्ड डालने ही वाला होता है कि उन्हें पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है और उसके बाद निराली को जब वो पलट कर देखते हैं तो सामने निराली और मिस्टर विल्सन थे जो मीटिंग रूम के बाहर आए हुए थे। निराली एक चेयर पर बैठकर कुछ कर रही थी, वही मिस्टर विल्सन उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये देख सिद्ध ने ना में सर हिला दिया तो वही निर्वाण लाल आंखों से सामने दिख रहे मिस्टर विल्सन को देख रहा था। फ्लैशबैक एंड हाँ, ये कोई और नहीं निर्वाण था और वहाँ उसके साथ नील और सिद्धार्थ दोनों मौजूद थे। आगे की कहानी कल। रीडर्स, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग माई हेल्थ वाज एक्चुअली सो पुअर इवन आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज फ्रॉम पास्ट 2 days बट आई एम ट्राइंग बेस्ट टू प्रोवाइड यू न्यू चैप्टर्स डेली। और मुझे आपको एक और बात बतानी है, मेरी एक और नॉवेल है माई ट्रेजेडिक वेडिंग जिसे मैं एग्जाम्स और सेम टाइम पर टाइफाइड होने के वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो वो नॉवेल फिर से पॉकेट एफएम पर शुरू हो जाएगी। वो नॉवेल और उसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है। आई होप कि मुझे वो फिर से शुरू करने का मौका मिले।